नमस्कार। भूगोल कक्षा 12 के प्रथम अध्याय मानव भूगोल भूगोल की सामान्य परिभाषा समझते हैं। भूगोल मूल रूप से अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी का हिंदी अनुवादित शब्द है। मूल अंग्रेजी शब्द जियो तात्पर्य पृथ्वी तथा ग्राफी का तात्पर्य वर्णन करना होता है। इस प्रकार से पृथ्वी का वर्णन जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। भूगोल से हमारा आशय होता है कि ये पृथ्वी के बारे में जानकारी देता है। पृथ्वी पर मानव निवास करता है और मानव निवास के दृष्टिकोण से पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। पृथ्वी को मानव का आवास समझते हुए पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल का मुख्य विषय वस्तु है। इस प्रकार से हम पृथ्वी मानव के आवास के रूप में प्रयोग होती है। पृथ्वी का वहाँ तक उस सीमा तक अध्ययन करना जहाँ तक उसकी उपयोगिता मानव के लिए है, मानव के जीवन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करने में उसका योगदान है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए पृथ्वी की जानकारी करना, पृथ्वी का शोध करना, पृथ्वी से जुड़े हुए अन्वेषण अध्ययन करना भूगोल के विषय वस्तु में आता है। भूगोल में मुख्य रूप से अब तक की चर्चा में दो घटक निकल के आते हैं कि एक तो प्रकृति, पृथ्वी सहित पृथ्वी के आसपास का वातावरण, पर्यावरण, समग्र रूप से कहें तो प्रकृति और दूसरा उस पर निवास करने वाला मानव। प्रकृति और मानव ये दो घटक रहते हैं भूगोल के अंतर्गत। तो जो भौतिक वातावरण होता है उसका अध्ययन करने के लिए भौतिक भूगोल के रूप में भूगोल की शाखा है, और दूसरी शाखा मानव से जुड़े हुए बातों को अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल शाखा का विकास हुआ है। भूगोल मूल रूप से दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आज का अपना टॉपिक है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल इस पाठ में हम शामिल करेंगे अर्थ और परिभाषा, प्रकृति, विशेष क्षेत्र और मानव भूगोल का विकास। इन चार एस्पेक्ट्स में मानव भूगोल का अध्ययन आज के प्रकरण में करने वाले हैं। सबसे पहले अर्थ व परिभाषा देखते हैं इसकी। मानव के आसपास के भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच घटित परिघटनाओं का स्थानिक वितरण व सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। हम देखते हैं कि मानव भूगोल है वो मानव और मानव के अलावा पृथ्वी, या यूं कहें कि भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच की अंतःक्रियाएं मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु में आता है। अब हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की ओर दृष्टि डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है फ्रेडरिक रेटजेल की। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेता है और जर्मनी के म्यूनिक के अंदर विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, विभिन्न विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में भूगोल विषयक अनुसंधान का कार्य आपने किया है। और फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है मानव भूगोल के विषय में इनका योगदान, और उसी महत्ता को देखते हुए इनको आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी,
फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा लिखित पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, इस पुस्तक के टाइटल को देखते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस टाइटल को अपन दो भागों में अगर ब्रेक कर दें तो हम देखते हैं कि एक शब्द निकल के आता है एंथ्रो, दूसरा शब्द शेष रहता है ज्योग्राफी। इस प्रकार से दो शब्द हो जाते हैं, एक एंथ्रो और ज्योग्राफी, एंथ्रोपो और ज्योग्राफी। एंथ्रोपो का मीनिंग जो होता है वो होता है ह्यूमन, और ज्योग्राफी का मीनिंग जो होता है वो भूगोल या ये हो जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी को अगर दूसरे अंग्रेजी शब्द में ट्रांसलेट किया जाए तो वो शब्द रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द है। तो ये कहा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की मानव भूगोल विषयक किताब है वह बहुत महत्वपूर्ण है एंथ्रोपोजियोग्राफी, मानव भूगोल के संदर्भ में। और इसी पुस्तक में दी गई उनकी परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं, परिभाषा को समझते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। परिभाषा में इन्होंने कहा है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। परिभाषा में मानव समाज का जिक्र किया है और धरातल का जिक्र किया है, दो घटक। इन दो घटकों के बीच के संबंध की बात की है। फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव समाज धरातल के बीच संबंधों की बात की है और इन्हीं संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना मानव भूगोल कहा है। संश्लेषित अध्ययन से अभिप्राय ये होता है कि दोनों को व्यापक दृष्टि से, दोनों को समग्र रूप से देखते हुए अध्ययन करना। समग्रता से अभिप्राय ये है कि मानव समाज की गतिविधियाँ और जो क्रियाएं हैं वो धरातल को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करती है, और धरातल जो है वो मानव के क्रिया प्रक्रमों को प्रभावित करता है। मानव के कार्यों की दिशा और दशा है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करता है। इस प्रकार से दोनों परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से प्रभावित है। दोनों की क्रियाएं, दोनों की प्रतिक्रियाएं, दोनों के बीच का संबंध है वो समग्र रूप से भूगोल, मानव भूगोल का हिस्सा है। ये इस परिभाषा का आशय निकल के आता है। एक बार फिर देखते हैं, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। अब अपन इस परिभाषा को याद करते हैं और इसमें दो पॉइंट बन जाते हैं। दोनों पॉइंट्स के आधार पर याद रख लेते हैं। एक तो पॉइंट का हिस्सा है मानव, दूसरा है धरातल। मानव और मानव सहित विभिन्न समुदाय, मानव समाज और पृथ्वी का धरातल। तो पृथ्वी का धरातल और मानव समाज के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना है। नंबर 1 मानव समाज, नंबर 2 धरातल, इन दोनों के बीच का संश्लेषित अध्ययन ये कहा गया है फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। चलिए पुनः दोहराते हुए परिभाषा को याद करते हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल की अमेरिकन शिष्या एलन चर्चिल सैंपल द्वारा दी गई है। ज्ञात रहे कि फ्रेडरिक रेडजेल की तरह एलन चर्चिल सैंपल है वह भी नियतिवादी विचारधारा के समर्थक है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा के मुख्य शब्द है मानव, पृथ्वी और इनके बीच का संबंध। ये तीन चीजें एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा की है, एक मानव, दूसरा पृथ्वी और इन दो के बीच का संबंध। अब इस परिभाषा में जो थोड़ा सुधार किया गया है वो ये किया गया है कि अब हम देखें कि मानव जो है उसके आगे एक विशेषण उन्होंने काम नहीं किया है, और पृथ्वी से पहले भी उन्होंने
एक विशेषण है जो काम में लिया है, और संबंधों से पहले भी एक विशेषण इन्होंने काम में लिया है। इस प्रकार से हम देखें कि मानव जो है वह अपनी एक इन्नेट ट्रेट रखता है, और वो इन्नेट ट्रेट मानव का है विचारशील होना, चिंतनशील होना। वह कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में खुश नहीं रहता है। वह उसमें और ज्यादा परिवर्तन करने को लेकर के अपने विचारों को विचार उनके उसके मन मस्तिष्क के अंदर इस तरह के विचार है वो अनवरत चलते रहते हैं। और इसी प्रकार विचारों की निरंतरता के कारण, विचारशीलता के कारण इन्होंने एक विशेषण काम में लिया है चंचल। और पृथ्वी भी हम जैसा कि जानते हैं, जिस रूप में पृथ्वी का ग्रह के रूप में आविर्भाव हुआ था सूर्य से उत्पत्ति के समय, ठीक वैसी ही पृथ्वी नहीं है आज की स्थिति में। आज के समय तक पृथ्वी है वो विभिन्न परिवर्तनों के दौर से गुजरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अस्थायी है। पृथ्वी की जो मौलिक उसका रंग रूप और स्वरूप है वह स्थायी नहीं है, उसमें बदलाव होता रहता है। इस प्रकार से पृथ्वी है वो अस्थायी है, तो पृथ्वी के लिए अस्थायी शब्द काम में लिया है। अब जब दोनों स्टैटिक नहीं है, दोनों के अंदर स्थायित्व नहीं है, दोनों के अंदर जड़ता नहीं है, दोनों के अंदर गत्यात्मकता है, तो दोनों के बीच का संबंध होगा वो भी परिवर्तनशील होगा। हमेशा एक जैसे रिश्ते एक दूसरे के बीच नहीं रहेंगे, उनमें भी लगातार परिवर्तन होता रहेगा। तो इसी को समावेशित करते हुए एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी परिभाषा दी है। मानव और पृथ्वी के बीच के संबंधों को और ज्यादा विस्तृत करते हुए कहा है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। वापस रिपीट करता हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा है। एक बार मैं वापस इसको पढ़ लेता हूँ। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा भी हमें याद हो जाएगी। हमें याद करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, हमें दो चीजें याद रखनी है, मानव पृथ्वी इनके बीच का संबंध, मानव और पृथ्वी के बीच का संबंध, और फिर तीनों शब्दों के पहले एक एक विशेषण का प्रयोग करना है। मानव को चंचल, मानव से पूर्व चंचल, पृथ्वी से पूर्व अस्थायी, और संबंधों से पहले परिवर्तनशील। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगली परिभाषा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेता विडाल डी लाप्लास के द्वारा दी गई है। विडाल डी लाप्लास इनका नाम है। विडाल डी लाप्लास जो है ये फ्रेंच भूगोलवेता है। संभववाद विचारधारा की शुरुआत इनसे मानी जाती है। तो संभववाद की नींव रखने वाले फ्रेंच भूगोलवेता विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास। प्राचीन काल प्राचीन काल में मानव समाज का जो आज का प्रारूप है इससे काफी भिन्न परिस्थितियां और भिन्न स्तर मानव का रहा था। आदि मानव है वह अपनी सीमित आवश्यकताओं के साथ में पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति से प्राप्त भोजन और प्रकृति के प्राकृतिक आवासों के अंदर वह अपना जीवन बसर करता था। यानी ये कहें कि न एक सामाजिक इकाई का विकास उस समय तक हुआ था और न ही किसी तरह से समाजों के बीच परस्पर जो क्रियाएं और परस्पर जो संबंध है उसका भी अभाव था। इसको अपन विभिन्न तो कह सकते हैं कि विभिन्न समाजों के बीच में अन्योन्य क्रियाएं न्यून थी। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। तकनीकी ज्ञान और दक्षता उस समय मानव के पास में नहीं थी। भारत, चीन, यूनान, रोम की प्राचीन सभ्यताएं जो थी वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा अर्चना वो विभिन्न रूपों में करते थे, इसका उल्लेख मिलता है। वैदिक सभ्यता में भी सूर्य, वायु, अग्नि, जल और वर्षा की पूजा अर्चना के प्रमाण है मिलते हैं। यूनानी दार्शनिक थेल्स और एनेक्सिमेंडर की रचनाओं में भी जलवायु और वनस्पति और मानव समाजों का जिक्र है।
अरस्तु ने मानव स्वभाव व जलवायु के बीच में संबंध को बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसी जलवायु है वहां के निवासियों में वैसी प्रकृति पाई जाती है। और इस संबंध में उनका एक स्टेटमेंट उनका कथन है कि ठंडी जलवायु के लोग बहादुर होते हैं लेकिन चिंतन में कमजोर होते हैं। बहादुर होते हैं, ब्रेव, लेकिन चिंतन में कमजोर होते हैं। इसी तरह से एशिया के जो लोग होते हैं, एशियाई लोग हैं, वो सुस्त होते हैं लेकिन चिंतनशील होते हैं। ये विशेषता उन्होंने बताई है कि ठंडी जलवायु के लोग बहादुर तो होते हैं लेकिन उनका चिंतन कमजोर होता है। एशियाई लोग, उष्णकटिबंधीय लोग सुस्त होते हैं। जो गर्म जलवायु के अंदर उनकी शारीरिक क्षमताएं होती है वो अधिक नहीं होती, सुस्त होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो क्रियाशील होते हैं, ज्यादा चिंतनशील होते हैं। हिकेटियस ने तत्कालीन विश्व जानकारियों को व्यवस्थित करके उसको व्यवस्थित रूप से मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया। इस कारण से हिकेटियस को उस समय की तात्कालिक जानकारियों को व्यवस्थित करने के कारण मानव भूगोल का जनक कहते हैं। इसी दौरान स्ट्रेबो और उनके रोमन समकालीन भूगोलवेत्ताओं ने मानव पर भू परिस्थिति के प्रभाव का प्रभाव स्पष्ट किया है कि मानव उस समय पूर्ण रूप से जो भू परिस्थिति की स्थिति थी उससे पूर्णतः प्रभावित था। मध्यकाल के अंदर यूरोप महाद्वीप के लोग थे। वहां से एक नया इनोवेशन होता है, एक नवीन उपागम का विकास होता है, वो होता है नौचालन। नावों का संचालन, पानी के परिवहन की जानकारी का वहां पे खोज होती है और नौचालन दक्षता का विकास होता है। और नौचालन दक्षता के इस क्रम के अंदर वो विभिन्न देशों की यात्राएं करते हैं। यात्राओं का सिलसिला नौचालन के साथ ही यात्रा का सिलसिला शुरू होता है। समुद्री यात्राओं पे निकलते हैं यूरोपीय देशों के लोग और अन्वेषण के इन यात्रा क्रमों में वो नई जगह पे पहुंचते हैं, वो नई जगह पे अपने आप को स्थापित करते हैं और वहां पे अपना व्यापार करते हैं और व्यापार करते हुए अपने वहां पे कॉलोनी का स्थापना करते हैं, वहां कॉलोनी बसाते हैं और उपनिवेशीकरण शुरू करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न यूरोपीय देश है वो विश्व के विभिन्न भागों की खोज करते हैं और उन भागों में व्यापार और उपनिवेशीकरण का काम करते हैं। और इस क्रम में वो तकनीकी ज्ञान का भी विकास होता है और इन सब उपनिवेशीकरण के कारण एक नई भौगोलिक इकाई विषयक समझ है वो विकसित होती है और भौगोलिक इकाई विषयक इस समझ से एक प्रादेशिक सीमांकन का उपागम है विकसित होता है। इस प्रकार से मध्यकाल के अंदर नौचालन की शुरुआत होती है, तकनीकी ज्ञान का विकास होता है, अन्वेषण होता है, व्यापार और उपनिवेशीकरण होता है और एक प्रादेशिक अवधारणा का आविर्भाव है। अब पढ़ते हैं आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर, फ्लोरेंस, पेशेल, रिस्तोफेन और रेडचेल, ये इसके अगुआ जर्मन भूगोलवेत्ता है। और फ्रांस में सबसे ज्यादा आधुनिक मानव भूगोल का विकास होता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लूर के नाम महत्वपूर्ण है। फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो आधुनिक विचार मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं और फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव समाज और पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक उपागम के साथ अध्ययन करने पर जोर दिया है। विचारधारा है आधुनिक काल के आधुनिक विचारधारा है आधुनिक काल में भूगोल से संबंधित 3 विचारधाराओं का आविर्भाव होता है। नियतिवादी विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनियतिवाद की विचारधारा। सबसे पहले लेते हैं नियतिवाद की विचारधारा। अंग्रेजी शब्द है इसके लिए डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब होता है नियतिवाद। नियतिवाद को अपने से समझ सकते हैं कि इसमें मानव सब कुछ होते हुए बस उसका दर्शक बन के रहता है और जो कुछ उसके जैसा उसका जीवन है उसको वो अपनी नियति मान लेता है, उसको वो अपनी किस्मत मान लेता है। इस अनुसार मानव का जो जीवन है वह पूर्ण रूप से प्रकृति डिटरमिन करती है। मानव का जीवन कैसा होगा इसका निर्धारण प्रकृति करती है। नियतिवाद विचारधारा मानव पूर्णतः प्रकृति का दास है या प्रकृति ही मानव को मानव पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है। मानव को चलाने वाली प्रकृति ही है, मानव के जीवन को निर्धारित करने वाली प्रकृति है। अंग्रेजी का शब्द है डिटर्मिनिज्म। नेचर डिटरमिनाइज ह्यूमन। इस विचारधारा के अनुसार मानव का जीवन है उसको कौन डिटरमाइन करता है? नेचर डिटरमाइन करता है और मानव कुछ भी परिवर्तन उस में नहीं कर सकता, वो प्रकृति के अनुसार ही उसका जीवन होना है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो नियतिवादी विचारधारा कहलाते हैं और इसमें 2 नाम महत्वपूर्ण आते हैं जिनका उल्लेख अपन ने पहले भी किया है, फ्रेडरिक रेडजेल
और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, ये दोनों इस विचारधारा के माने जाते हैं। उसके बाद में अगली विचारधारा आती है संभववाद की विचारधारा। संभववाद की विचारधारा को मानने वाले भूगोलवेता ये मानते हैं कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अवसर है, और मानव अपनी दक्षता और अपने ज्ञान से उन अपॉर्चुनिटीज को, उन अवसरों को पॉसिबल कर सकता है। तो इस विचारधारा में अपॉर्चुनिटी टू पॉसिबलिज्म, अपॉर्चुनिटी टू पॉसिबलिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है, और इसके सबसे बड़े अगुआ जो है वो पॉल विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। तीसरी विचारधारा है इस विचारधारा इस विचारधारा में ये माना जाता है कि प्रकृति में जो कुछ भी करना है वो संभव है, प्रकृति कुछ नहीं है, मानव जैसा चाहे वैसा प्रकृति को बना सकता है, संभव है। ये इस विचारधारा को मानने वालों का मत है कि मानव ही प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है और संभव कर सकता है अपने लिए जिस भी आवश्यकता को वो महसूस करता है, अपनी तकनीकी ज्ञान के दम पे, अपने विकास के बल पे वह प्रकृति को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। यानी कि एक रेडिकल विचारधारा है ये। उसके बाद में अगली विचारधारा आती है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद की विचारधारा है वो ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा कहलाती है। इस विचारधारा में ये माना जाता है कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है, मानव प्रकृति के अंदर जो अवसर है उन अवसरों को अपनी दक्षता और प्रकृति के समायोजन के अनुसार अनुकूलन स्थापित करके अपने लिए उपयोगी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन न तो मानव प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, और न मानव का जीवन है वो पूर्णतः प्रकृति के अनुरूप रहता है। तो ये दोनों के अंदर हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस की अवधारणा है, और इस बैलेंस की अवधारणा को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ट्रैफिक लाइट को समझते हैं अपन। ट्रैफिक लाइट में हम जानते हैं कि वहां पे 3 लाइट्स होती है। एक लाइट्स होती है रेड, ट्रैफिक लाइट के उदाहरण को समझते हैं, रेड लाइट। दूसरी लाइट होती है ट्रैफिक में येलो लाइट। तीसरी लाइट होती है ग्रीन लाइट। रेड लाइट का तात्पर्य है कि रुको, अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके जाने लायक परिस्थितियां नहीं है, बाधाएं हैं। एम्बर लाइट, येलो लाइट का मतलब है कि आपको जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अभी आप धैर्य रखिए। यानी तात्पर्य ये है कि प्रकृति है उसमें साइकिलिंग, रिसाइकल हो रही है, वो रिकवर हो रही है, और रिकवर होने के बाद जब ग्रीन सिग्नल मिलता है, इसका तात्पर्य है कि अब आपने अपनी दक्षता, कुशलता और प्रकृति के समायोजन संतुलन के कारण आपने अपनी राह बनाने में आप सफल हुए हैं, और अब आप चल सकते हैं। तो इस अवधारणा को अपन ये भी कहते हैं कि रुको और जाओ। यानी रुकने का मतलब है कि जिस स्तर पे प्रकृति आपको रोकती है, उस स्तर पे प्रकृति के आगे आपको रुकना भी पड़ता है, प्राकृतिक घटनाओं का सम्मान भी करना पड़ता है, और हम अपनी दक्षता, अपने ज्ञान के बल पर आगे भी बढ़ सकते हैं। और इन दोनों के बीच का संतुलन होता है, वहां प्रकृति और मानव अपनी दक्षता में विकास करता है, और प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करने का काम करती है। तो एक संतुलित अप्रोच है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है, वो इस विचारधारा में आता है नवनियतिवाद में। तो अगुआ विद्वान के रूप में नाम माना जाता है, वो माना जाता है ग्रिफिथ टेलर का नाम माना जाता है। आधुनिक विचारधारा के 1930 के दशक में मानव भूगोल है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में विभाजित हो जाती है, और अन्य बहुत सारी उपशाखाओं का भी उद्भव हो जाता है, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इस टॉपिक में यहीं तक।